अभी तक आई नहीं नीलम? इब्रार साहब ने दूसरी बार पूछा था। नहीं बाबा, अभी तक नहीं आई। ईद है, क्या पता आंटी ने रोक लिया हो। साइका बहाने तलाश करती बोली। अब क्या बताती कि नीलम साथ वालों के घर गई है, जहाँ सिर्फ 2 लड़के रहते हैं। अगर बता देती तो दोनों की शामत आ जानी थी दादों के हाथों। ऊपर से ईद का दिन भी खराब जाता। अंदर ही अंदर वो परेशान हो रही थी। 25 मिनट हो चुके थे। हाँ हाँ, हम घर पर ही हैं। आप लोगों का इंतजार हो रहा है। जी अच्छा। इब्रार साहब सेलफोन को कान से लगाए किचन की तरफ आए, जहाँ साइका काउंटर से टेक लगाए कुछ परेशान सी खड़ी थी। साइका बेटा, तुम्हारी ताई लोग आ रहे हैं, दोपहर के खाने का इंतजाम कर लो। और ये नीलम कहाँ है? अभी तक नहीं आई। मोबाइल जेब में डाल दिया। बस आती ही होगी। साइका ने किस दिल से ये जुमला कहा था वो ही जानती थी। वो बेदिली से दोपहर की दावत का सामान काउंटर पर इकट्ठा कर रही थी जब उसे बाहर कुछ शोर की आवाज़ें आने लगी। ईद मुबारक, दुआ सलाम। वो किचन से निकल आई। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। उनसे प्यार लेती ईमन और ईशा से गले मिली। आहिल और रेहान भाई नहीं आए? उसे ताया अबू से पूछा। हमें छोड़कर किसी दोस्त की तरफ गए हैं, आ जाएंगे घंटे तक। सब बातों बातों में ड्राइंग रूम में दाखिल हो चुके थे। नीलम कहाँ है साइका अभी? ईशा ने इब्रार साहब के लिए कुर्सी रखी थी, साइका से पूछा। नीलम को बुलवाओ किसी बच्चे को भेजकर। दादू ने हुक्मनामा जारी किया। जी। वो बाहर निकल आई। फिर गली में खेलते बच्चों में से एक दो को आवाज़ दी और साथ वालों के घर से नीलम को बुलाने का कहा। बाजी, साथ वाले घर को तो ताला लगा है। बच्चा कहकर भाग गया, मगर उसके गोया हाथ पैर भूल गए। आसमान उसके सर पर आ गिरा था। बाबा, बाबा। वो भागकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। क्या हुआ है? साइका की नम आंखें और घबराया चेहरा सबको तशवीश में मुब्तला कर दिया था। बाबा, नीलम किराएदारों के घर गई थी मीठा देने, मगर अब तक नहीं आई और साथ वालों के घर पर ताला लगा है। वो डरती हुई बता रही थी। क्या पता किसी और के घर चली गई हो ईद मिलने, किसी सहेली के घर। इब्रार साहब तहम्मुल से बोले, वरना गुस्सा तो बहुत आया था उन्हें। बाबा, उसकी मोहल्ले में कहाँ किसी से इतनी बनती है। साइका की बात पर वो मुतफिक थे। दादू और बाकी सभी परेशान खड़े थे। मसरूफियत के इस दौर में ईद का दिन किसी नेमत से कम नहीं। रेहान मुस्कुराते हुए बोला। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया बड़े भाई। वो हंसते हुए कार की स्पीड बढ़ा गया था। रोड खाली थी, इसीलिए अचानक आगे बढ़ी भारी भारी ईंटों से रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। कार आगे जाने से इनकारी हो गई थी। मैं देखता हूँ। आखिल ड्राइविंग सीट छोड़कर बाहर निकला। अभी वो झुका ही था कि ईंट को उठाने को कि किसी ने पीछे से उसे दबोचे थे। मुंह पे क्लोरोफॉर्म से भीगा रुमाल रख दिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा था। रेहान फौरन बाहर निकला था। उस निकाबपोश को धक्का देकर आहिल को उठाना चाहा, जब 2-3 और निकाबपोश जाने कहाँ से नाजिल हुए थे। लातों घूसों की बरसात करके उसे जख्मी कर दिया। दोनों ने मिलकर आहिल को वैन में डाला और अपने साथियों को इशारा करते चलते बने। रेहान जख्मों की ताब न लाते हुए चीख रहा था, करा रहा था। आहिल, आहिल। वो चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। घुटनों पर बड़ी बुरी तरह सर पे आई थी। बाबा, आहिल को किसी ने अगवा कर लिया है। मुझे बहुत बुरी तरह पीटा है उन लोगों ने। मैं हॉस्पिटल में हूँ। रेयान परेशानी से नम आवाज से बता रहा था। क्या बकवास कर रहे हो रेयान? उन्हें लगा किसी ने उनकी जान निकाल ली हो। बाबा, वो 4-5 थे। मैं आहिल को नहीं बचा सका। वो मेरे सामने मेरे भाई को उठाकर ले गए और मैं कुछ नहीं कर सका। वो रोने लगा। किस हॉस्पिटल में हो? शिकस्त खुर्दा लहजा था उनका। रेयान ने अस्पताल का एड्रेस बताया। दूसरी जानिब से जल्द पहुंचने का कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। नीलम गई तो गई कहाँ? 3 घंटे हो गए हैं। मोहल्ले में भी पता कर चुके हैं, कहीं नहीं है। इब्रार साहब टूटे हुए लहजे में बोलते सोफे पर गिरने के अंदाज से बैठे थे। चश्मा उतारकर हाथ में थाम लिया। आहिल को किसी ने अगवा कर लिया है और रेहान को भी मारा पीटा है। इसरार साहब ने भी एक बम फोड़ा था। क्या कह रहे हैं आप? आहिल की किसी से क्या दुश्मनी? मेरा बच्चा अभी तो ठीक भी नहीं हुआ था। आलिया बेगम सारों कतार रोने लगी। अम्मी, संभाले उसको। एमन रोती हुई आगे बढ़ी। साइका, ईशा सब रो रहे थे। दादू। साइका के हलक से चीखनुमा आवाज निकली थी। दादू बैठी बैठी एक जानिब को लुढ़क गई थी। अम्मा। दोनों भाई दौड़कर माँ की जानिब लपके थे। अब क्या करना है? अनस से मुतफक्किर लहजे में पूछा। टाइगर ने एक नज़र सामने पड़ी नीलम पर डाली, जिसके पूरे वजूद पर दुपट्टा फैला रखा था। दिन की रोशनी में भी उस छोटे से स्टोरनुमा कमरे में अंधेरा था। दीवारों पर जाने क्या अला वला लिखी हुई थी। स्प्रे से मुख्तलिफ नक्शो निगार बनाए थे। सीमेंट का फर्श था। अब हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते, वापस तो जाना होगा। टाइगर ने तलखीस से जवाब दिया। अगर पुलिस वालों को हम पर शक हो गया, घर की तलाशी ले ली तो? अनस के लहजे में हदशात बोल रहे थे। तलाशी लेने तो पुलिस ही आएगी। क्या पता उन्होंने बदनामी के डर से FIR न कटवाई हो।
क्योंकि ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 154 के तहत काबिल 10 जुर्म की ही FIR दर्ज की जा सकती है, और काबिल 10 जुर्म में अगवा भी शामिल है। मगर किसी को नहीं पता कि लड़की अगवा हुई है, और अभी तो सिर्फ 3 घंटे गुजरे हैं। पुलिस 24 घंटे से पहले एक्शन नहीं लेगी। टाइगर ने अंदाजा लगाया। लेकिन उसके घर वालों को तो पता था ना कि वो हमारे घर आई थी। अनस ने सवाल उठाया। और किसी को क्या पता हम उस वक्त घर पर थे कि नहीं। पिछली गली से निकले थे हम, किसी ने नहीं देखा होगा। तुम साफ मुकर जाना और कह देना कि तुम तो ईद की नमाज के बाद अपने दोस्त की तरफ गए थे, अब आए हो। वो प्लानिंग करने लगे। तो तुम नहीं आ रहे? नहीं, सिर्फ तुम जाओ और संभालो सब, बिगाड़ा भी तुमने ही है। और हाँ, माल जल्द से जल्द वहां से निकालने की कोशिश करो। टाइगर कुछ दबे हुए अंदाज से बोला था। वेलकम बैक ASP आहिल इसरार। हल्की सी आंख खोली थी उसकी जब वही मखसूस रौब से भरपूर आवाज़ उसकी समात का पर्दा फाड़ने लगी। उससे बा मुश्किल सर उठाकर देखा था। उसका हाथ पीछे कमर पर ले जाकर बांधे गए थे, जबकि पैर भी रस्सियों में जकड़े थे। उससे पेट के बल घास पर फेंका गया था। सामने ही एमाज खड़ा था, उसके हाथ में राइफल थी। वो निशाने की प्रैक्टिस कर रहा था। वसी और इस रकबे पर फैला ये घास का मैदान आहिल को जाना पहचाना लगा। नजर उठाकर देखी, ये वही फार्म हाउस था। क्या हुआ, पहचाना नहीं? एमाज एक घुटने पर राइफल वाला हाथ टिकाकर उसकी जानिब झुकता बोला। फिर उसके पास ही एक पैर जमीन पर टिकाए दूसरा घुटना मोड़ने बैठ गया। अगर तुमने मुझे पहले पहचान लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। एमाज से उसके बाल सख्ती से अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया था। आहिल ने उसकी आंखों में आग के शोले जलते महसूस किए थे। वो तो सब भूल गया था, बल्कि फरामोश कर दिया था उस शर्मनाक और तल्ख हकीकत को। मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे ट्रैप किया गया था। वो टूटे फूटे लहजे में कहता पूरी तरह कर रहा था। बाल अब भी एमाज से सख्त गिरफ्त में जकड़े थे। ट्रैप? वो भी एक पुलिस ऑफिसर को? तुम इतने अहमक हो कि तुम ट्रैप हो गए? वो सहखुंदी से फनकारा, साथ ही ऊंधे पड़े आहिल का मुंह जमीन पर दे मारा। उसकी दिल थराश चीख पर वहां राउंड लगाते कार्ड्स भी पल भर को थम गए थे। आहिल को लगा उसकी नाक की हड्डी टूट गई हो जैसे। तुम मेरे लिए काम कर रहे थे, और मैं अपने काम में कोताही और लापरवाही माफ नहीं करता। उससे फिर उसके बाल खींचते सर पथरीली जमीन पर दे मारा। आहिल को अपने सामने के 2 दांत टूटते हुए महसूस हुए। अब की बार एम से उसका सर उठाया तो जमीन की सतह पर सुर्ख रंग का माथा फैला दिखा था। आहिल के मुंह और नाक से भी खून बह रहा था। कहाँ लगी थी गोली? उससे दुनिया जहाँ की चाहत और शेरीनी लहजे में समोते पूछा। गिरफ्त में खुद बहुत नरमाहट सी मिटाई थी। टांग में। ना चाहते हुए भी उसकी आंसू बह निकले। तकलीफ ही इतनी थी। ओह, लेफ्ट और राइट? अफसोस करते पूछा। राइट पर। वो अटक कर बोला। एक ही लगी थी बस? आहिल के बाल सवारते किस कदर सफा खाना लह जाता उसका, जैसे पूरे जहां में एक यही हमदर्द हो। हाँ। आहिल ने थूक निकला। वेरी बैड। वो खड़ा हुआ। आहिल ने एक गार्ड को उसके हाथ में रिवॉल्वर थमाते देखा। खौफ से आहिल की जान हवा होने लगी। उसे मौत से पहले ही रूह निकलती महसूस हुई। वो जोर जोर से नफी में सर हिलाने लगा। एमाज से उसकी आंखों में वही इल्तिजा, वही खौफ दिखा था जो आज तक वो हर उस शख्स की आंखों में देखता आया था। मगर वो ठहरा कब था? कब किसी की इल्तिजाओं ने, गिड़गिड़ाहटों ने, गुजारिशों ने उससे कदों में जंजीर डाली थी? कभी भी तो नहीं। ठा 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 3 फायर सीधा दाएं पिंडली पर करने के बाद वो होंठों को सुकेड़ते सीटी बजाते रिवॉल्वर उछाल चुका था, जिसे सरहद से उसके मुलाजिम ने कैच कर लिया था। जितना नुकसान तुम मेरा कर चुके हो, उसके लिए तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दे सकता मैं। और क्या पता तुम्हें किसी ने ट्रैप किया था या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। खैर, जब तुम मुझे बता दोगे तुमने किसके कहने पे ये किया, मैं तुम्हें आसानी से मार दूंगा। लेकिन अगर तुमने होंठ सी रखे तो मुझे दरिंदगी पर उतरना पड़ेगा। वो उसके ऊंधे पड़े नीम बेहोश वजूद को 2 लाते रसीद करता अपने गार्ड्स को इशारा करता निकल गया। 15 मिनट बाद उसके बेहोश वजूद को बेसमेंट में मुंतकिल कर दिया गया था। दादो, दादो आप ठीक तो हैं? साइका ने सबसे पहले उनकी आंखों को हरकत करते देखा था। लपक कर उनकी जाने पड़ी। अम्मा, आपने तो जान निकाल दी थी हमारी। इस्रार और इब्रार साहब दोनों उनके दाएं बाएं आ बैठे तो साइका खड़ी हो गई। इब्रार साहब के डॉक्टर दोस्त ही उनको ट्रीटमेंट देकर गए थे। नीलम, आहिल, वो बस इतना ही बोल सकी। इब्रार साहब ने उनका गर्म हाथ अपनी गिरफ्त में लेते मोहब्बत से देखते कहा। अम्मा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, टेंशन मत लें। उनके बाल सवारे थे। मैं कहती थी ब्याह दे उसे, इसी दिन का खौफ था, जाने की इन हाथों में पड़ गई होगी।
मेरा दिल बंद होते जा रहा है इब्रार। वो रो पड़ी थी। उनकी बात पर सायका का दिल भी फट पड़ा था। अब कमरे में उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। अम्मा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है। आप हिम्मत करें, दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। अब की बार इब्रार साहब ने दिलासा दिया था। आहिल का कुछ पता चला? उन्हें दूसरी फिक्र लाहक हो गई। FIR दर्ज करवाए हैं थाने में। SP साहब को भी इत्ला हो गई है। वो लोग उसे जल्द तलाश करने की कोशिश करेंगे। ये आम केस नहीं है। ये भी हो सकता है कि ASP आहिल को पुलिस महकमे के दुश्मनों ने अगवा किया हो सकता है वो पुलिस से कोई डिमांड करें। अभी तक केस का सही इल्म नहीं हो सका। उनकी तफसील पर वो और अफसुर्दा होती नम आंखों की कोशिश साफ करने लगी। दोनों खानदान परेशान खड़े थे। किस्मत ने क्या अजब सितम ढाया था। वो जो खानदान भर को उनके निकाह की खुशखबरी देने का सोच रहे थे, अब उनकी गुमशुदगी पर अक्श बहा रहे थे। जाने वाले ने ये भी न सोचा मोहसिन, जो उन्हें देख कर जीते हैं वो किधर जाएंगे। गुलाब की पंखड़ी की मानिंद लब हल्के सिवा हुए थे। सिसकी से आज़ाद हुई थी उनसे। गुलाबी आरज़ू पर साया फगन दराज खमदार पलकों में लर्जी सी पैदा हुई थी। सजदे की हालत से रुकू में आते उन पलकों ने चंद सातें तय की थीं। हल्के सब्ज रंग की गहरी झील सी आंखें जब आसपास के मंजर से रोशनास हुई तो उनमें खौफ डर आया था। सामने बैठे दिलकश नकोश के हामिल शख्स ने उसकी एक एक हरकत बड़ी दिलचस्पी से नोट की थी। वो कुर्सी को मोड़कर उसकी पूछ से पेट लगाए और कोनियां बैग के सिरे पर टिकाए टांगे दोनों तरफ से निकाल कर बैठा था। उसके एक हाथ में स्याह रंग का रिवॉल्वर था। बड़ी नाजुक मिजाज हैं आप। इतना वक्त लगाया होश में आने में। दिल नशीन लहजा था। नसें अब भी सामने पड़े साकित वजूद पर खड़ी थीं। आप हमें मत मारे, वो रोते हुए किसी बच्चे की तरह बोली थी। हाँ, अपनी जगह से वो 1 इंच तक ना हिली थी। ओह सॉरी यार, मारना तो पड़ेगा तुम्हें। आखिर को तुम मेरे राज से आशना हो चुकी हो। वो रिवॉल्वर कमाते हुए बोला, हम सॉरी करते हैं, अब कभी आपके घर नहीं आएंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो दीवार से थोड़ा आगे को सीधी होकर बैठ गई। हाथ की पूंछ से गुलाबी खाल रगड़ते वो मासूमियत की इंतहा कर रही थी। हिरवन की फरोख्त दिन ब दिन आपकी यूनिवर्सिटी में बढ़ती जा रही है। अब जबकि आप ये सब जान गई हैं तो हो सकता है कि मेरा बिजनेस जल्द डूब जाए। और आपको पता है मैं नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके लहजे में जाने क्या था कि नीलम ने अपने दिल के फॉल बंद होते महसूस किए। फिर अचानक से ही उसे गुस्सा आया। इन जैसे स्मगलर्स के बिना पर ही तो आज ये मुल्क बस्सी की तरफ बढ़ा था। आप स्मगलर हो? यंगस्टर्स को नशा बेचते हो? आपको शर्म नहीं आती ये काम करते हुए? अपनी जानिब से तो उससे मलामत करते कहा था, मगर मुकाबिल बहुत ही ढीठ वाक़या हुआ था। उसके फूले फूले गुलाबी गालों को देखते वो किस कदर महसूस होते मुस्कुराया था। फिर कुर्सी से उठा कहका लगाते उसकी जानिब बढ़ने लगा। स्मगलर? मैं मर्डरर भी हूं। और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अब जो मैं 10वां कत्ल करूंगा वो एक कातिल हसीना होगी। उसके पास बैठे वो मजाक उड़ाते कह रहा था। नीलम का दिल खून खून हो गया। पहली बार वो खुद पास आया था। वह कितना अजनबी और बेगाना महसूस हो रहा था। उसे लगा मोमबत्ती के किनारे किसी वर्ग की तरह कोई उसका दिल लिए खड़ा है और उस दिल का किनारा शोलों के सपुर्द कर दिया है। उसकी दुखती गर्म तपिश से उसका दिल पिघल कर पानी हुए जा रहा था। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, प्रॉमिस, हमें जाने दे। वो तड़प कर फरियाद करती मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही थी। कई बार तुम ऐसी बात कर जाती हो कि मुझे सोचना पड़ता है तुम जरूरत से ज्यादा मासूम हो या हद से ज्यादा बेवकूफ। वो बागौर उसके भीगे नैन तकते हुए बोला, हम बेवकूफ़ ही तो हैं जो। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही टाइगर ने उचक ली। जो तुमसे मोहब्बत कर बैठे है ना। कितना तस्लील अमीज लहजा था उसका। नीलम के अंदर तक सहरी सहर सरायत कर गया। हमें नफरत हो रही है तुम्हारे इस दोखले चेहरे से। अब की बार उससे आप कहने का तकल्लुफ नहीं किया था। और मैं तो जैसे तुम्हारी मोहब्बत में मरे जा रहा हूं। उससे सहकंदी से कहा। नीलम ने शिकायती नसूसों से देखा। ऐसे देखोगी तो मेरा मारने को दिल नहीं जाएगा। और खौफ भी है कहीं ये नैन कटोरे मुझे ही ना कत्ल कर दे। साफ चिढ़ाने वाला अंदाज था। तुम तो तब भी इनसे कत्ल नहीं हुए थे जब ये तुम्हारे टुकराने पर अर्श बहाते तुमसे फरियाद करना थे। अब क्या हाँ कत्ल हो गए? जाने क्यों दिल मान ही नहीं रहा था उसके सोगले चेहरे को। बंद करो अपनी ये मोहब्बत की अदालत और उठो। वो बेजारी से बोलता खड़ा हुआ। स्टैंड अप। उसे शौक बैठा देखकर वो धाड़ा। ऑडिटोरियम का मंजर तेजी से नीलम की आंखों में समाया था। स्टैंड अप धाड़ती आवाज को हुक्म देता भारी लहजा। कितनी बेवकूफ थी वो कैसे इस आवाज में तामीज नहीं कर पाई। उसको अपना दिमाग चकराता हुआ महसूस हुआ। तेजी से खड़ी हुई मुकाबिल की आंखें देखी, मगर नहीं, वो ऐसा तो नहीं दिखता था। भूरे शानों तक आते बाल, घनी मूछें,
पतली नाक, घनी पलकें और मुकाबिल की साफ चमकती सुनहरी कंदवी रंगत, मगरूर खड़ी नाक, भरे भरे कटाव वाले होंठ, क्लीन शेव्ड स्याह फौजी कट स्टाइल के सिल्की बाल। आखिरी बार दीदारे यार कर लो। उसके घूरने पर पैंट की एक पॉकेट में हाथ डालता टेढ़ा सा खड़ा हो गया। नीलम अब बराह रास्त उसकी आंखों में दिख रही थी। आंखों के साथ कुछ तब्दील थी, पलकें भी बहुत घनी थी और लेंसेस उभरे हुए। तुम कौन हो? कौन हो तुम? क्या खेल खेल रहे हो मेरे साथ? वो एड़ियों के बल ऊंची होते उसका कॉलर दबोच चुकी थी। तो तुम वही हो, एंट्री टेस्ट वाले कातिल हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों बेरूपे बने घूम रहे हो? क्यों धोखा दे रहे हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो तकरीबन चिल्ला रही थी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कौन बेरूपिया? वो उसका हाथ बेदर्जी से झटकते बोला था। वो लड़खड़ाकर चंद कदम पीछे हुई थी। हम तुम्हारी आवाज़ पहचानते हैं, तुम वही हो। वो उसके सख्त आसवाद से खौफजदा हुए बिना बोली। तुमने लेंसेस लगा रखे हैं? वो यकदम फिर आगे बढ़ती, उसकी आंखों में झांकती शक्की लहजे में बोली। दूर हटो, पागल हो गई हो तुम। वो उसे बेदर्दी से दूर धकेल चुका था। आप भी? वो लड़खड़ाई थी। उसके धक्का देने से, बाजू दीवार में लगने से उसकी हड्डियां भी टूटती महसूस हो रही थीं। आंसू के सैलाब के साथ ही बेख्तियार उसके मुंह से आप ही निकला था। जितने में वो संभल कर फिर उसकी जानिब देखती, वो गायब हो चुका था। जंगलूद भारी लोहे का दरवाजा शरीर की आवाज़ से बंद हुआ था। नीलम चीख चीख कर रोने लगी। मुसलसल क्रिया और जारी से उसके आंखों के पपोटे सूज चुके थे। बकवास बंद करो, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। कातिल हो तुम हजारों लोगों की, और आगे से कर रही हो। जब कौमी तराना पढ़ा जाए तो क्या किया जाता है? स्मगलर। मैं मर्डरर भी हूं, और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अब जो 10वां कत्ल करूंगा वो एक कातिल हसीना होगी। आज कैंट स्टेशन पर जो लोग मरे हैं उनकी मौत की जिम्मेदार तुम हो। अदब से खड़ा होना चाहिए ना। कई बार तुम ऐसी बात कर जाती हो कि मुझे सोचना पड़ता है, तुम जरूरत से ज्यादा मासूम हो या हद से ज्यादा बेवकूफ। जुमले आपस में गड़बड़ होने लगे। अलबत्ता आवाज़ एक ही थी। उसे जोर से कानों पर हाथ रख लिए, चीख चीख कर अपने अंदर की वहशत को बाहर का रास्ता दिखाने लगी। खुद को पुरसुकून करने में वो नाकाम होती जा रही थी। अब तो हलक भी खुश्क हो चुका था। उसे लग रहा था जैसे बहुत कुछ बुरा होने वाला है। वो किसी चाल में झगड़ी जा चुकी है। आवाज़ से मिलती थी मगर खुलिये बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो पहचान नहीं कर पा रही थी कौन असल है और कौन नकल, मगर इतना ज़रूर जान गई थी कि ज़िंदगी अब एक नई डगर पर निकल चुकी है। अनजान रास्तों पर, जहाँ फ़कत अंधेरे और खौफ के उसका इस्तकबाल किसी तीसरी चीज़ से नहीं किया था। आई एम सॉरी टाइगर, मेरी लापरवाही। अनस मिनमिनाया। शट अप, जस्ट शट अप। तुमसे मुझे इस हमाकत की हरगिज़ वक़्त ना थी। जूनियर हो यही सोचकर अभी तक मैं खामोश हूं, वरना। उसका हाथ झटकते गुस्से से खड़ा हो चुका था। फिर बेबसी से दीवार पर मुक्का मार दिया। वो लड़की इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है जितना मैं उसे समझा था। गलती मेरी है, मुझे टोन बदल कर बात करनी चाहिए थी। ओ नो, अब क्या होगा? वो मुझे पहचान गई है। वो दोनों हाथों में सर थामे फिर से कुर्सी पर टिक गया। ये वही कमरा था जहाँ बहुत से चार्ट्स और बड़ा सा मेज पड़ा था। ओ नो, तुम्हारा लहजा तो मुख्तलिफ था फिर। अनस से डरते डरते कहा, मवादा वो फिर ना भड़क उठे। मैं ओडी में उससे मिला था और गुस्से में रियल टोन यूज़ कर बैठा। फिर पेपर लेने गया, तब भी गुस्से में था, और फिर वही गलती हुई। और आज जब मैंने उससे ढाड़ा कि स्टैंड अप बोला, तो तब भी मेरी टोन रियल थी। वो इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी भांप गई। सर सही कहते हैं, तुम गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। याद करो, ये मिशन तुम्हारे हवाले करते हुए सर ने तुम्हें गुस्से पर काबू रखने को कहा था। तुम्हारा मिन्हाज से नफरत का जो पर्सनल रीज़न है, उसे कुछ वक्त के लिए फरामोश कर दो। आज तुम हमेशा सुरखरू हुए हो, हर मिशन में फाते ठहरे हो। इस बार क्यों यह मांगते कर रहे हो? तुम्हें तो अपने लब, लहजे, आवाज़, रूप, तासुरात, हर चीज़ पर कंट्रोल होता था। अब क्या होता जा रहा है? अनस परेशान होता पूछ रहा था। पिछले 3 सालों से वो हर मिशन पर उसके साथ था। वो सिविलियन था, उसकी ट्रेनिंग अच्छी थी, मगर जाने क्यों नीलम को देखकर बदहवास हो गया था। पूरी नजर ना थी, मगर सहर तो इसे ही कहते हैं जो अकल पर तारी हो जाए। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। पागल होता जा रहा हूं मैं, मेरा बस नहीं चल रहा। अनस के मैं उस कातिल का, उस काफिर का, फिरौन का गला दबा दूं, जान से मार दूं उसे। जिंदा दंदनाते देखकर मैं मरने लगता हूं। जान जाती है मेरी, रूह निकलने लगती है। मुझे अपने जिस्म में शरारे भरे महसूस होते हैं। मैं उसके खून का प्यासा होता जा रहा हूं। मेरा सब्र, मेरा जब जाता जा रहा है। मैं कुछ कर बैठूंगा, और कुछ और दिन वो ऐसे ही जीता रहा तो मैं सब भूल जाऊंगा, सब कुछ, और उसे मार डालूंगा।
उसके जिस्म में दिल भी नहीं है, जाने वो मरेगा कैसे। जुनून किससे कहते हैं, दीवाना हो जाना किससे कहते हैं, अकल पर जज्बात का हावी हो जाना क्या होता है। अनस को इस पल सामने खड़े अपने सीनियर मेजर आस आलम को देखकर अंदाजा हुआ था। वो पहली बार उसका ये रूप देख रहा था। उसकी रंगत सुर्ख हो चुकी थी। उससे खुद खौफ आ रहा था। आस आलम ने मेज पर पड़ी हर चीज जमीन बोस कर दी थी। अनस पीछे को होकर खड़ा हो गया, फिर कमरे से ही निकल गया। तुम्हें उस कार का नंबर याद है जो चांद रात को मेरी कार से टकराई थी? मिनाज इसहाक ने बारूदी कार्ड से पूछा। नहीं सर। वो सर को इस हद तक झुकाते बोला कि एमाज को उसका चेहरा ना नजर आया। दफा हो जाओ। उसकी दाढ़ पर वो बिजली की रफ्तार से गायब हुआ था। असलब पंजाब की पार्टी को ट्रांसफर कर दो और मस्तांग, जागी, हरनाई, जियारत, इन तमाम के कैंपस की रिपोर्ट भी दो। फिर कुछ कोड वर्ड्स इस्तेमाल करके उससे राब्ता मुनक़ता कर दिया और उठकर शीशे की स्लाइड के पास आ खड़ा हुआ। कद आदम खिड़की का शीशा खोलते वो एमाज प्लाजा की दरमियानी मंजिल पर खड़ा था। दोनों हॉट पॉकेट्स में डाले वो ठंडी हवा के झोंकों से लुफ्तंदोज हो रहा था। आंखें मूंदी तो तेज से बोलती ऐसी लड़की का सरापा उसकी बंद गुलाफी आंखों की पुतलियों में आज समाया। हीरे तुम्हारे पास हैं, तुम्हें तलाशना बहुत जरूरी है। वो दिल में अहद करते गहरी सोच में पड़ गया। आज की सुबह उसके लिए एक नया रास्ता लाई थी, एक नया मकसद। वो उस लड़की को तलाश करने के बारे में संजीदगी से सोचने लगा। आखिर को अपना नुकसान करने वालों को बख्शता थोड़ी था। अनस ने दरवाज़ा खोला तो क्रीम कलर की चादर लिए खुद को मुकम्मल ढांपे एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। शुक्र तुम जल्द आ गए। एजेंट शोएब ने रिपोर्ट देनी है 15 मिनट में। उसके बोलते बोलते नौजवान ने चादर उतार दी। उसके सर पर स्याह रंग का रुमाल मसलस के अंदाज में बंधा था, जिसे उससे फौरन उतार कर मेज पर फेंका और दोनों कमरों के दरमियान मौजूद छोटी सी जगह पर लग के आईने के सामने जा खड़ा हुआ। हेयर स्टाइल में इस्तेमाल होने वाले पिन से लगाए बाल उससे बहुत एहतियात से उतारे थे। स्याह घुंघराले खुले शानों तक आधे बाल अब गायब हो चुके थे। उसी तरह दाढ़ी उतारने के बाद वहां पर लगे पैच को भी उतार दिया। मैंने सारी मंशियात ISI के ऑफिस भेज दी हैं, अब यहाँ कुछ भी नहीं है। अनस से बोतल नौजवान को थमाई, जिससे मौजूद आयल को टैटू पर रगड़ रगड़ कर उतार रहा था। हरब के लगाए बंदे अब तक पीछा कर रहे हैं। अनस ने अब बाजू से प्रोस्थेटिक पैच उतारते टाइगर से पूछा। उस नकली जिल के हट जाने से टाइगर के साफ शफाफ बाजू नजर आने लगे, जहां एक कट का निशान था। बहुत बसीर अक्षय पकड़ कर रास्ता बदल बदल कर आया हूँ। मुझे हरब का कोई भरोसा नहीं, एहतियात अच्छी है। वो क्लिंसर से चेहरा साफ करते कह रहा था। आई टेप भी उतार चुका था। अब उसकी आंखें अपनी असल साख्त में वापस आ चुकी थीं। उस लड़की के बारे में क्या सोचा फिर तुमने? पूरा एक दिन गुजर गया है। कुछ हिचकते हुए पूछा। लैपटॉप ऑन करो तुम, मैं आ रहा हूँ। साफ जाहिर था कि उसके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। वो लिबास तब्दील करने चला गया तो अनस से जल्दी से लैपटॉप लगा लिया और एजेंट शुएब को लाइव लिया। एवर एमली को कुछ पता नहीं मेजरास, इवन दे डोंट नो ही इज नो मोर। उन्हें यह भी नहीं पता कि वो अब नहीं रहा। स्क्रीन पर उस शक्ल नौजवान का चेहरा उभर रहा था। मेजरास छोटे सफ़ेद से तौलिए को गर्दन में डाले उसी रंग के बगैर आसीनों की बनियान पहने बैठा था। तौलिए के एक सिरे को पकड़कर बालों से टिप टिप गिरते पानी को साफ किया। और जो एमाज की गैंग है वहां उसका क्या पता चला? वो संजीदगी से पूछ रहा था। उसके लहजे में ऑफिसर्स वाला रौब था। अलबत्ता अनस के साथ उसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता, तभी वो उसे तुम कहकर मुखातिब कर लेता, जबकि दूसरे जूनियर्स उसे टाइगर, सर और मेजर के सिवा कोई और नाम लेकर नहीं बुलाते थे। सर, वो गैंग ड्रग्स सप्लाई कर रहा है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान और सऊदीया में भी भेजा जाता है। और मुझे शक है कि सऊदीया में भी हबीब का गैंग ही उसे रिसीव कर रहा है। शक नहीं, यकीन के साथ बताओ मुझे। अनस ये रिपोर्ट तैयार करके GX भेजेगा, इसीलिए जो कंफर्म है वही बताओ। वो भारी लहजे में डपटने के अंदाज में बोला था। सॉरी सर, मेरे एजेंट काशी से राब्ता नहीं हुआ। वो शर्मिंदगी से बोला। कब से राब्ता मुनक़ता है? तौलिया बालों में रगड़ते पूछा। 1 मंथ। वॉट? 1 महीने से? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? हबीब तो यहाँ है फिर? वो शदीद उलझन का शिकार होने लगा। सर, आई विल ट्राई टू कॉन्टेक्ट विद हिम। एजेंट शोएब ने उसे मुझसे देखकर तसल्ली दी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कॉल ड्रॉप करके वो लैपटॉप शट डाउन कर चुका था और उसी तरह एक हाथ से तौलिया बालों से रगड़ते किचन में आ गया, जहाँ अनस कॉफ़ी फेंट रहा था। आज सालिम स्टूल खींच कर बैठ गया। इब्रार अंकल आए थे नीलम का पूछने? हाँ आए थे, मैंने वही कहा जो तुमने कहने को कहा था। अनस ने जवाब दिया। फिर ये कि SP आहिर को किसी ने किडनैप करवा लिया है।
एक ये कुछ रोज बाद दोनों का निकाह था, मगर अब दोनों गायब हैं और दादो का बीपी भी शूट कर गया था। अनस से तफसीलन बताते एक मग उसे थमाया और दूसरा खुद लेकर एक और स्टूल खींचते बैठ गया। बैठे बिठाए एक नई मुसीबत गले में पड़ गई। पहले क्या कम काम थे, अब एक और भी। सबसे बड़ी गलती हमने ये मकान लेकर की। सोचा आम सा इलाका है, आम से लोग रहते होंगे, और यहाँ देखो मोहल्ले में डॉक्टर है, टीचर है, कोई रिपोर्टर है। वो कुड़कर बोला। जरूरी तो नहीं कि आम इलाकों में रहने वाले अच्छे प्रोफेशन के हामिल ना हो। अनस से कॉफी का खून पड़ते कहा। स्टॉप इट, अब अपना लेक्चर मत शुरू कर लेना। रिपोर्ट रेडी करके JIX भेजो जल्द अज जल्द। हुक्मिया लहजे में कहा। ओके सर। वो मोते पना कॉफी पीने के साथ साथ 5 मिनट में मेजर आज से उसे रिपोर्ट में नुमाया करने वाले पॉइंट्स बताए और फिर उठते हुए उसे आईने के पास आ गया। पास ही लकड़ी की दराज लगी थी जिसमें से ब्लैक कलर के लेंसेज तलाश करने लगा और लगाने के बाद उससे मैग्नेटिक आईलैशेस लगाई और कमरे में घुस गया। सफ़ेद रंग की शर्ट पहनकर वो बाहर निकला। अनस, उससे आवाज़ सी और सीढ़ियाँ फलांगते उतरने लगा। अनस से दरवाज़ा लॉक कर लिया। आप भी बाबा, वो उस संग आलूद भारी दरवाजे के साथ लगी बिलक बिलक कर यही नाम दोहराई जा रही थी। एक पूरा दिन और रात गुजर जाने के बाद अगले दिन की शाम भी होने को थी। सूरज का आखिरी सिरा भी डूबने को था जब उससे खटके की आवाज़ आई। वो तेजी से दरवाजे से पीछे हटी थी। अंदर दाखिल होने वाली शख्सियत वही थी जिसके दीदार पर उसकी धड़कन की रफ्तार पहली बार तेज हुई थी। वो अंदर आने के बाद दरवाजे को ताला लगाने लगा था जब नीलम ने उसकी कमर पर मुक्कों की बरसात कर दी। हमें जाने दो बदतमीज इंसान, खोलो इसे, हमें जाना है, नहीं तो। वो चीखती हुई नाजुक हाथों को भरपूर इस्तेमाल कर रही थी। उसे लगा जैसे पत्थर पर या किसी बहुत सख्त सतह पर मार रही हूँ। हाथों में टीस माटा दर्द जागने लगा था। नहीं तो क्या? वो उसकी दोनों कलाइयाँ एक ही हाथ में जकड़ते बोला। दरवाजे पर ताला डाल चुका था। उसके एक हाथ में शॉपर के अंदर डिस्पोजेबल डब्बा था। हमें जाने दे। जब कुछ ना सुझाई दिया तो एक बार फिर मिन्नत करने पर उतर आई।